अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी नीट की प्रिपरेशन 2021 कैंडिडेट्स वाले और 2022 कैंडिडेट्स वाले की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ओनली बायोलॉजी, ठीक है। बस हम एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे, 100% एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे, क्योंकि 2021 में जो नीट का पेपर आने वाला है सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से होंगे। ये आप गारंटी लिख के ले लो, अब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से होंगे और 2022 में भी एनसीईआरटी से होंगे, ठीक है। तो 2000 जो 21 के कैंडिडेट से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैं एक एक एनसीईआरटी में पढ़ते जा रहा हूँ। आप एनसीईआरटी निकाल कर मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाइए, ठीक है। कहीं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा वो मैं मार्क करवा दूंगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं एनसीईआरटी सिंप्लीफाई डाल दूंगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे आपका बहुत हेल्प होगा, क्योंकि वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। और हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एनसीईआरटी का फ्रंट पेज में, टॉपिक के फ्रंट पेज में एक साइंटिस्ट का नाम होता है, ठीक है। हम पहले वो पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम समरी, साइंटिस्ट का नाम, डायग्राम्स, सारे सारे देखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे, बस आप अच्छे से मेरे साथ समझते रहिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान, पंचन माहेश्वरी rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but the entire world। पंचन माहेश्वरी का जन्म राजस्थान के जयपुर में नवंबर 1904 में हुआ था, ओके। और इनका डेथ हुआ 1966 में, ओके। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मोस्ट डिस्टिंग्विश बॉटनिस्ट थे, ठीक है। आप याद रखिएगा, पंचन माहेश्वरी का जन्म 1904 में हुआ था और ये डेथ हुआ था इनका 1966 में, और ये बोटानिस्ट थे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन वेयर ही ओब्टेन्ड हिज DSc। या हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद गए और वहाँ पर DSc की उपाधि प्राप्ति की, ठीक है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वॉज इंस्पायर बाई W. Didgon, एन अमेरिकन मशीनरी टीचर, टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड स्पेशली मॉर्फोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉलेज के दिनों में एक अमेरिकन मशीनरी टीचर W. Didgon से इंस्पायर होकर बॉटनी में, स्पेशली मॉर्फोलॉजी में इन्होंने इंटरेस्ट डाला, ठीक है, मतलब रुचि लाई। कौन? पंचन माहेश्वरी ने, ठीक है। His teacher once expressed that if student progresses ahead of him, it will give him a great satisfaction। उनके टीचर ने एक बार विचार व्यक्त किया कि यदि उनका टीचर उनसे अच्छा करता है तो उन्हें सेटिस्फिकेशन मिलता है। दिस वर्ड्स एनकरेज पंचन टू एनक्वायर what he could do for his teacher in return। टीचर के इस विचार से प्रोत्साहित होकर उन्होंने पूछा कि इस बदले में अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं। ऊपर करते हैं इसको गाइस, एक मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ही वर्क ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स इन टैक्सोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इन्होंने, पंचन माहेश्वरी ने, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर काम किया और टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर के यूज़ को पॉपुलर किया टैक्सोनॉमी में, क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे, ओके। He established the Department of Botany, University of Delhi, as an important center of research in embryology and tissue cultures। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली में बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना की और यह डिपार्टमेंट आज टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजिकल रिसर्च के सेंटर है, मतलब केंद्र है। He also emphasizes the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos। या immature embryo के artificial culture पर काम शुरू करने पर बल दिया। This day's issue tissue culture has become a landmark in science। इन दिनों टिश्यू कल्चर साइंस के एरिया में एक लैंडमार्क बना चुका है। हिज वर्क ऑन टेस्टिव fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim।
इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन जैसे काम की पूरे विश्व में सराहना हुई इनकी। ओके, अब जो अवार्ड मिले ये पढ़ेंगे। ही वॉज हॉनर विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन FRS। इन्हें फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन FRS अवार्ड मिला। ओके, फिर दूसरा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में अवार्ड में सम्मानित किया गया और अदर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। ही एनकरेज general education and made a significant contributions to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary schools published by NCERT in 1964। ये जनरल एजुकेशन को बढ़ावा दिया और स्कूल एजुकेशन के एरिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। NCERT 1964 ने आपके लीडरशिप में हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए बनी बायोलॉजी की सबसे पहली टेक्स्ट बुक को पब्लिश किया। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शंस पढ़ लिए हम। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 12th का। ओके, बस आप अच्छे से मेरे साथ पढ़ते रहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स केवल निश्चित समय तक जीवित रह सकता है। याद रखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है नीट में। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। ऑर्गेनिजम्स के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का टाइम जो होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरी को रिलेटेड विद देयर साइज। ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन का उनके साइज से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई को रिलेटेड नहीं है। द साइजेस ऑफ क्रोज एंड पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंसेस। पैरोट और क्रोज के साइज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। सिमिलरली अब मैंगो की बात करें, अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर देन लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। पीपल ट्री की कंपेयर में मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। मैंगो ट्री की कितना होती है लाइफ स्पैन? 500, और ये पीपल की होती है 300 से लेके 1200। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Whatever be the lifespan, death of every individual's organisms is a certainty. Example, no individuals immortal except single cell organisms। ये क्या बोल रहे हैं कि लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिजम्स की डेथ निश्चित है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल मतलब अमर नहीं है। ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल है मतलब अमर है। ओके, याद रखिएगा। वाई डू वी सी देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। हम क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल डेथ नहीं होती है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अब सबका लाइफ स्पैन पढ़ेंगे। ठीक है, लाइफ स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो हम पहले पढ़ेंगे एलिफेंट का। ठीक है, हम एलिफेंट का देखेंगे तो ये कितना होता है? 60 to 90 ईयर्स। ओके, ठीक है, ये एलिफेंट है। रोज कितना होता है? ये होता है 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हम डॉग की बात करें, इसको नीचे करते हैं। डॉग की बात करें तो इसका होगा 20 से 30 ईयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बटरफ्लाई का तो 1 to 2 वीक्स दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रो का तो 15 साल दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करें बनाना ट्री का
बनाना ट्री का बात करें तो ये कितना होता है, ये होता है 25 ईयर्स, 25, ठीक है। काऊ का बात करें तो काऊ होता है 20 to 25 ईयर्स, 20 to 25 काउज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पैरट का 140 होता है, देखिए ये पैरट है, इसका 140 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्रोकोडाइल है, एक मिनट का, इस क्रोकोडाइल का 60 है। हॉर्स का कितना होता है, ये भी 60 होता है हॉर्स का, ठीक है। क्रोकोडाइल और हॉर्स सेम होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रूट फ्लाई का बात करें तो फ्रूट फ्लाई में 20 से 30 डेज होते हैं ओनली, 20 to 30 डेज फ्रूट फ्लाई का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें राइस प्लांट का, ये 3 से 4 मंथ होता है, आप सबको पता होगा, 3 से 4 मंथ, ठीक है। और ये टोटाइज का होता है 100 से 150 ईयर्स, और सबसे ज़्यादा बैनियन ट्री का 200 से 300 ईयर्स, ठीक है, 200 to 300 ईयर्स। सबका लाइफ स्पेन आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं, पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस, ठीक है। बस आप मेरे साथ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ 350 प्लस मार्क्स तो आप, एंड चाहे वो नीट 2021 हो चाहे 2022 हो, हम आराम से ला सकते हैं, ठीक है। बस आप एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ते रहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself. ये क्या बोलना चाहता है गाइस, कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। द ऑफस्प्रिंग grow, mature and in turn produce new offspring. ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है और फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। इस प्रकार बर्थ, ग्रोथ और डेथ की साइकिल चलते रहती है, ओके। रिप्रोडक्शंस एनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशंस आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड एक मिनट गाइस एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आप बाद में चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में स्टडी करेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शंस के दौरान जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस, क्रिएटेड और इनहेरिटेड होती है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट गए, इसको आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, उसको ऊपर करते थोड़ा सा। There is a large diversity in the biological world and each organisms have evolved its own mechanisms to multiply and reproduce offspring. बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है, ईच ऑर्गेनिजम्स के पास मल्टीप्लाई करने का अपना मैकेनिज्म्स है जिसमें वह ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। The organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा उसके किस पे डिपेंड करता है, हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और अन्य कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस, इट टू टाइप्स। रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिजम्स के नंबर के आधार पर दो प्रकार का होता है, फर्स्ट एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। सबसे पहले एसेक्सुअल देखेंगे, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। किसे कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसमें सिंगल पेरेंट द्वारा गैमेट की उपस्थित मतलब विद और अनुपस्थित मतलब विदाउट
ऑफस्प्रिंग बच्चे का निर्माण होता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। याद रखिएगा, when two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। इसमें दो पेरेंट होते हैं, अपोजिट सेक्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं और इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, सेक्सुअल में होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ए सेक्सुअल पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं ए सेक्सुअल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन दिस मैथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा पैदा होता है ए सेक्सुअल में। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न बच्चे न केवल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं बल्कि अपने पेरेंट के भी एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, जिसे हम क्लोन बोलते हैं। याद रखिएगा, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। क्या ये ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के जेनेटिकली या आइडेंटिकली या डिफरेंट है? तो इसका आंसर है आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। इस प्रकार के जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। याद रखिएगा, क्लोन एग्जैक्ट कॉपीज होता है। ठीक है, अब देखिए ये पेरेंट सेल है। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, ये सारे बर्ड्स हैं। ठीक है, ये देखिए बर्ड्स है, सारे पेरेंट सेल है। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। सेल डिविजन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बडिंग होता है ईस्ट में, बाइंडरी फिशन होता है अमीबा में। ये आप छोड़ देते हो ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट गाइस। Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organisms। आइए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के मध्य पाए जाने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का विस्तृत रूप से अध्ययन करें, मतलब पढ़ें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस के प्लांट और एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कॉमनली पाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के, सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस के प्लांट और एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कॉमनली पाया जाता है। ओके, इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरास द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड इन टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल्स। प्रोटिस्टा और मोनेरा में ऑर्गेनिजम्स या पेरेंट सेल दो भाग में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। ओके, 10 आगे बढ़ते हैं। 10 डायग्राम बाद में करेंगे। इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से इन ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन की एक प्रकार की रिप्रोडक्शंस की विधि है। ओके, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइंडरी फिशन वेयर अ सेल डिवाइड्स इन टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एडल्ट, एग्जाम्पल एम्बीबा, पैरामीशियम। देखिए, कई सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बाइंडरी फिशन से रिप्रोडक्शंस करते हैं जिसमें एक सेल दो भाग में डिवाइड होती है और ईच भाग रैपिडली ग्रोथ करके एडल्ट ऑर्गेनिजम्स बनाता है, जैसे एमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अब बडिंग की बात करें। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिजम्स सेल्स। ईस्ट में यह डिवीज़न अनइक्वल होता है। ठीक है, और जिसमें स्मॉल बर्ड्स बनती है जो शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए ईस्ट ऑर्गेनिजम्स में मैच्योर हो जाती है। ओके,
मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी के मेंबर स्पेशल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर जूस्पोर्स दैट आर यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मटाइल स्ट्रक्चर। जूस्पोर ये मोस्ट कॉमन होता है जो कि एक मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। अदर कॉमन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, अदर हम कॉमन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बात करें, कोनिडिया ये पेंसिलियम होता है, बर्ड्स हाइड्रा और गैम्यूल्स स्पॉन्जिस, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हम डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला डायग्राम नहीं देखे थे हम। सबसे पहले ए क्या है, देखिए इसको, ये क्या है डी वाला, ये गैम्यूल्स इन स्पॉन्जिस। ठीक है, ये है गैम्यूल्स इन स्पॉन्जिस। ठीक है, ये गैम्यूल और स्पॉन्जिस है। ठीक है, ये देखिए ये सी है बर्ड्स इन हाइड्रा, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, ये बर्ड्स इन हाइड्रा है। ओके, याद रखिएगा। और ये जो है कोनिडिया है। ठीक है, ये कोनिडिया ऑफ पेंसिलियम इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जूस्पोर ऑफ कैलेडोमोनास है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ओके, सो गाइज हम आज टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट ये डायग्राम से पढ़ेंगे। ओके, बस आप एनसीईआरटी मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप अच्छे से मार्क्स ला दीजिएगा। ठीक है, और 2022 वाले तो आप एनसीईआरटी आप पढ़ना ही है। ठीक है, 2021 को भी 2022 को भी। उसके अलावा अगर जिसको भी 340 प्लस मार्क्स चाहिए बस आप वीडियो देखो, और मैं सिंप्लीफाई डाल दूंगा एनसीईआरटी डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।